हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और अगर गुजराती में बोले तो केम छो। चलिए, गुजराती अपने को इतनी आती है। अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई की बात। देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकाय को हल करना सीख लिया था। ठीक है भाई। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारे सामने भाषा वाले सवाल होंगे, यानी कुछ शब्दों में कुछ लिखा होगा और उसकी हमें समीकरण बनानी होगी पहले, और फिर उन दोनों समीकरणों को लास्ट क्लास की तरह प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करके है। तो वो वाला सवाल हम सोल्व करते हैं। उसमें मैं आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा, और उन इक्वेशंस को सोल्व करना आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया है। अगर वो समझ नहीं आया तो वो वाला वीडियो दोबारा देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आया तो फिर दोबारा देख लीजिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सो हमने ये पेज वगैरह लिया है, इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं। सो एक्सरसाइज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उनको ज्ञात करना है। यानी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है? 26। तो ऐसे में आपको क्या कर लेना है? दोनों संख्याओं को मान लिया कि माना कि वे संख्याएं क्या है, x और y है। तो मैं सारी लैंग्वेज तो नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में बातें करेंगे कि माना दोनों, बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा, माना वे संख्याएं क्रमशः x व y है। ओके। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि इन संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि क्या दे रखा है? संख्याओं का अंतर है वो 26 है। अंतर का मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। चलिए सपोज कर लो यहां पर x है वो बड़ी संख्या है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है? 26 है। ओके, तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो x और y के मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। ओके, सो दूसरा समीकरण भी यहीं से बन रहा होगा। इसने बोला है कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। इसका मतलब बड़ी संख्या है वो छोटी की 3 गुणी होगी। छोटी संख्या तो बड़ी की 3 गुणी हो नहीं सकती। तो बड़ी संख्या हमारे हिसाब से क्या है? हम यहां से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या x है, क्योंकि x में से y घटाया है तो 26 आया। ओके, सो एवं दूसरी बात क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो x बराबर 3y भी लिखेंगे भाई। y बराबर 3x मत लिख देना, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या x है, y को 3 से गुणा करें तब x आएगा। ओके, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। इसके लिए हमने क्या मेथड बताया था? समीकरण 1 से x का मान निकाल दो और उसे समीकरण 2 में रख दो। बट ये वाले सवाल में देखो, हम समीकरण 2 से x का मान निकाल के 1 में रखें तो आसान रहेगा। हमने ये भी बताया था कि आप समीकरण 2 से भी x का मान निकाल सकते हो या y का निकाल सकते हो। यहां देखो x का मान समीकरण 2 में निकाला पड़ा है, तो हम चक्कर में क्यों पड़े? यहां से x का मान डायरेक्ट क्या रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगेन बड़े लिखते हैं, भूल जाते हैं रखने पर, सो यहां से क्या आ जाएगा? x का मान यहां दिया 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया, ये आ गया 2y बराबर 26। यहां से देखो y बराबर अपने पास क्या आ गया? 26 बटा 2 यानी कि 13। अच्छा, एक संख्या तो हमारे पास क्या आ गई? 13 आ गई। अब y का मान आप क्या करो? इसके बाद में क्या करना होता है? जो भी y या x का मान है उसे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। चलिए कहां रखते हैं? यहां फिर 2 में रखने में आसानी है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, 1 में भी रख दो चाहे आप, तो 2 में रख देते हैं। फिर हमने क्या किया? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ऐसा करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 3y है और 3y का मान 13, यहां से आ गया x बराबर 39। ओके,
सो हमारा आंसर क्या हो गया, वो दोनों संख्याएं क्या है, एक तो है 39 और दूसरी है 13। ठीक है भाई। सो इसमें मेनली प्रॉब्लम है जो ये समीकरण बनाने में है, उसके बाद सोल्व करना तो आप सीख चुके हो। ओके, सो यहां पर ये दोनों संख्याएं क्या है, 39 और 13 है। हमने x और y मान लिया, फिर प्रश्न के अनुसार लिख दिया x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि उनका अंतर तो 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यहां ध्यान रखा कि बड़ी संख्या है वही होगी छोटी की 3 गुनी, इसलिए इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से बनाया। ओके, सो ये आपका पहला सवाल हो गया, तीसरे का पहला। अब आगे देखिए क्या सवाल है। वैसे आप लोग बुक भी पास में रख सकते हो, उसमें से पढ़ भी सकते हो, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं सर हम, तो रजाई में बैठ के आराम से सो के पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। भी देखो, आप टेबल पर बैठकर आराम से इसको सीरियसली पढ़े, तभी हो पाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। अदरवाइज ऐसे लगता है कि सवाल समझ में आ गया, पर जब खुद सोल्व करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता है। जितना पेन चलाओगे ना तभी मैथ आपको आएगी। नेक्स्ट, दो संपूरक कोणों में, दूसरा क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए यहां पर फिर से हमें दो समीकरण बनाने होंगे। अब संपूरक कोण कौन से होते हैं, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, यानी पूरक कोण तो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। पूरक कोण यानी मान लो एक कोण ए है और दूसरा बी है, तो ये एक दूसरे के पूरक है, तो इनका योग क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर संपूरक होते हैं तो इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, सो ये वाली बात आप ध्यान रखना, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो, तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप बड़ा मान लो एक कोण को, x को बड़ा मान लिया और y को छोटा। ओके, सबसे पहले संपूरक कोण है, माना वे कोण क्या है, माना बड़ा कोण x एवं x डिग्री लिख देते हैं, एवं छोटा कोण क्या है भाई, y डिग्री है। अब पहली बात तो इसने शब्द दे रखा है कि दो संपूरक कोण है, तो संपूरक है तो हमें पक्के से ये समझना होगा कि उनका योग 180 डिग्री है। तो इनडायरेक्टली उसने एक समीकरण दे दी चुपचाप, यानी हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। ओके, क्योंकि दोनों संपूरक हैं तो उनका योग 180 डिग्री हुआ। ये बात तो हमने प्रश्न के अनुसार लिख दी। एंड अब यहां से क्या करेंगे, दूसरी बात डिकोड करते हैं। इसने दिया है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो देखो इस बात को लिखते हैं। बड़ा कोण कौन सा है, x माना है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण कौन सा है, y, इससे कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो प्लस है 18। इस बात को पढ़ के देखो कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ओके, सो यहां से ये फिर समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। ओके, अब हल करने के लिए चाहे तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रखो, या फिर 2 में निकला ही पड़ा है। सो यहां से x का मान है वो समीकरण 1 में वापस रख दो, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ आ रहा है ना ये, हाँ। सो x का मान, x क्या है, y प्लस 18 है, इसको समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 नजर आ रही है, x प्लस y है, तो यहां पर मैं x की जगह क्या रख दूं, y प्लस 18, तो ये बन गया y प्लस 18 एंड यहां पर प्लस है y। ओके, ध्यान से रखो, x की जगह ये मान रख दिया और बराबर कितना भाई 180 डिग्री। यहां से देखो ये 18 किधर चला जाएगा, इधर, और ये y और y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y, तो यहां से क्या आ गया भाई 2y बराबर 180 डिग्री, एंड यहां डिग्री लिखना पड़ेगा, 18 डिग्री दिख है, माइनस 18 डिग्री, तो देखो 180 में से 18 घटाओ कितना आएगा, 152 आएगा क्या भाई, 162 आएगा। सो यहां से y बराबर कितना आ गया 162 डिग्री अपॉन 2, और यहां से इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा।
तो y क्या था, छोटा कोण, इसका मतलब छोटे कोण का मान तो क्या आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब बड़ा कोण निकालो, तो यहां पर ये y वाला मान उठा के कहां रख दो, समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, मैं इसको फिर से 2 में रख रहा हूं, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, सो ये बन गया 99 डिग्री। इसका मतलब बड़ा कोण तो क्या आ गया, 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना आ गया, 81 डिग्री। ओके, इनको जोड़ के देखो, देखें 99 और 81 कितना होता है, 180 होता है, और 99 यहां पर y से कितना है, 81 डिग्री से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये दोनों समीकरण को ये मान है वो संतुष्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक कोई क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने 7 बल्ले तथा 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदी है। 7 बल्ले और 6 बॉल 3800 रुपए दिखे है। तो इसके लिए समीकरण क्या बनाएंगे, हम क्या करें, एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपए मान लें, तो आप बताओ 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ओके, तो एक बैट का मूल्य तो हम x रुपए मान लेंगे, इससे 7 बल्लों का मूल्य आ जाएगा 7x, और एक बॉल का मूल्य अगर y रुपए, तो कितनी बॉल खरीदी है उसने, 6 बॉल खरीदी है, तो 6 बॉल का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y, यानी 7 बल्ले और 6 बॉल दोनों का कंबाइन मूल्य कितना दिया है उसने, 3800 रुपए। इसका मतलब 7x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3800। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, 7 बल्ले तथा 6 बॉल, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपए, एवं एक बॉल का मूल्य एवं एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब प्रश्नानुसार इसने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x प्लस बॉल कितनी खरीदी है, 6, तो 6 बॉल का मूल्य 6y, और दोनों के उसने कितने रुपए पे किए, यहां आ जाएगा 6y बराबर 3800 रुपए। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ओके, एवं दूसरी बार उसने क्या किया, 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना, x, 3 बल्लों का 3x प्लस बॉल कितनी लाए, 5, तो 5 बॉल का मूल्य क्या हो गया, 5y, क्योंकि एक बॉल का मूल्य y रुपए है। यहां से इसने कितने रुपए दिए हैं, 1750। तो हमें ये निकालना है कि एक बल्ले और एक बॉल का मूल्य क्या है, तो एक बल्ले का मूल्य तो x रुपए है और एक बॉल का मूल्य क्या है, y। एक प्रकार से ये दोनों समीकरण सोल्व करने हैं, तो इनको सोल्व करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि से इनको हल कर लो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x का मान होगा वो तो बल्लों का रुपए होगा, और y का मान होगा वो बॉल का रुपए होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर आपको बताएं, कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करें भाई, x का मान निकाल लेते हैं। यहां से क्या आएगा, पहले 7x बराबर 3800 और ये 6y को उधर भेजो, ये आ गया माइनस का 6y, यहां से x बराबर आ गया 3800 माइनस 6y बटा 7। ओके, सो देखिए x का मान आने के बाद क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि ये 1 से निकाला है, तो x का मान आप क्या करो, समीकरण 2 में रख दोगे, 2 में रखने पर, सो समीकरण 2 क्या है, 3 इंटू एक्स की जगह x का मान कितना है, 3800 माइनस 6y बटा किधर गया 7 एंड प्लस 5y बराबर 1750। ओके, सो यहां से देखिए ये गुणा करना पड़ेगा, और साथ में क्या आएगा, एलसीएम लिया जाएगा, 7 आ गया यहां पर एलसीएम। सो मैं दोनों का एक साथ कर रहा हूं, इधर 3800 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा, देखिए
300 300 3 8 24 का 4 हासिल 2 लगे 3 क्या 9 2 11 माइनस है 6 क्या 18y। अब यहां पर बटा में 1 लगाया 7 में 1 का भाग दिया 7 और 7 को 5 से गुणा कर देंगे 7 5 35 और y आ जाएगा बराबर 1750। अब देखिए यहां से ये वजन गुणा कर देंगे तो ये 7 उधर चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा ये लिख देते हैं 20 और माइनस के 18y प्लस के 35y कितना आएगा बताओ। तो ये आ जाएगा प्लस का 17y और बराबर देखिए ये आएगा इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा 1750 को 7 से गुणा करते हैं तो यहां क्या आएगा 7 0 0 7 5 35 5 80 लगी 3 7 7 49 49 और 3 52 52 का दुआ हासिल फिर लगी 5 7 1 7 और 5 12 ये आ गया। ओके अब यहां से 17y निकालेंगे तो ये जो अचल राशि है इसको दूसरी साइड में भेज दो आप यहां से तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ गया 17y बराबर 12 250 माइनस 11 400। अब इसमें से घटा दो सो ये आ गया 17y बराबर 0 5 एंड यहां से 0 5 और ये आ जाएगा भाई आपका 850 और यहां से y बराबर क्या आ गया 850 बटा 17। अब ये कट जाएगा 17 5 85 तो y का मान 5 एंड एक 0 है तो 0 लगा दिया तो y बराबर कितना आ गया भाई 50 आ गया। तो y किसका मान है y क्या माना था हमने बोल का मूल्य इसका मतलब एक बोल का मूल्य क्या आ गया आपके पास 50 रुपए आ गया। अब बैट का मूल्य कितना आएगा इसके लिए y का मान आप कहां रख दो समीकरण 1 में रख दो तो वहां से देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ऐसा करने पर क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। यहां पर मैं अब इससे आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं यहां से 6 इंटू 50 y की जगह 50 बराबर 3800 सो ये बन जाएगा 300 इसको उधर भेज दिया वहां से एक बल्ले का मूल्य भी आ जाएगा। ओके सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई टैक्सी वाला आदमी है और वो क्या कर रहा है कि एक तो उसका फिक्स किराया है भाई उसकी टैक्सी में आप जैसे ही बैठ गए ना तो उसने कुछ पैसे तो वो आपसे लेगा पक्के से और उसके बाद में आप जितने किलोमीटर चले हो उसके पैसे अलग से लगेंगे। बात समझ में आ रही है यानी वो स्टैंडर्ड आदमी है सिक्योरिटी जमा करवाता है पहले ऐसे समझ लो आप। यानी हम किसी मकान वगैरह को रेंट पे लेते हैं तो पहले मकान वाला क्या करता है हमसे कुछ पैसे जमा करवा लेता है। ओके खैर वो बाद में दे देता है बट ये वाला ऐसे नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि उसका जो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सो पहले क्या करेंगे उसका फिक्स किराया है वो तो मान लेंगे उसका माना ये जो भी है क्वेश्चन नंबर माना टैक्सी का नियत किराया वो तो मान लिया हमने x रुपए। ओके अब देखो उसके बाद यानी ये तो फिक्स है आप जैसे ही उसकी टैक्सी में बैठोगे x रुपए तो लगेंगे कुछ रुपए लगेंगे वो हमने x मान लिए। उसके बाद हर किलोमीटर का अलग रुपया है जैसे 1 किलोमीटर चला या 2 चला तो अलग लगेंगे। ओके सो हम मान रहे हैं कि 1 किलोमीटर चलने पर किराया कितना देना पड़ेगा y रुपए। सो अगर 2 किलोमीटर चला कोई आदमी तो 2y हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर चलने का किराया कितना है y रुपए तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा 3 किलोमीटर का 3y। ओके सो एंड 1 किमी का भाड़ा वो है y रुपए। अब कोई भी आदमी देखो जितने किलोमीटर चलेगा सपोज एक आदमी 10 किलोमीटर चला या 50 किलोमीटर चला तो उसको क्या करना पड़ेगा x रुपए तो पक्के से देने होंगे x और प्लस में वो जितना किलोमीटर चला है उसका किराया। तो अगर 50 किलोमीटर चला है
तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 50 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 50 y हो जाएगा। तो उसे कुल मिला के कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब कोई आदमी मान लो 20 किलोमीटर चला है, तो उसे कितने देने होंगे, x तो उसे देने ही पड़ेंगे x, और प्लस में 20 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 20 y हो जाएगा। तो ऐसे उसे रुपए देने पड़ेंगे। ओके, अब देखो कोई आदमी 10 किलोमीटर चला और उसने 105 रुपए दिए। 10 किलोमीटर चलने के कितने रुपए दिए, यानी ये पर्सन में हमें दे रखा है, सो हमने लिख दिया। अब 10 किलोमीटर की उसने 105 दिए, इसका मतलब उसने एक तो फिक्स भाड़ा दिया है, वो तो है x रुपए, तो कुल उसने कैसे भाड़ा पे किया है, x प्लस ये तो फिक्स भाड़ा हो गया। अब कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ओके, सो ये उसने दिए 105 रुपए, ये आपके भर गई समीकरण नंबर 1। अब एक दूसरा आदमी है जो कितने किलोमीटर चला है, वो वाला 15 किलोमीटर चला है और उसने दिए 155 रुपए। सो एवं अब उसने x तो ये दिए प्लस में 15y, क्योंकि 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, और बराबर 155। ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। हल करने के लिए अगर मैं करूं तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 से x का मान निकाला, x का मान क्या आया, 105 माइनस 10y। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर 105 माइनस 10y। सो इस मान को कहां रख देंगे, 1 से निकाला 2 में रख दो, ये लो, तो समीकरण 2 में रखो 105 माइनस 10y और प्लस में 15y, क्योंकि x की जगह तो हमने ये रख दिया, और प्लस आ गया 15y बराबर 155। अब यहां से देखिए क्या आएगा, ये 105 उधर जाएगा और ये माइनस के 10y प्लस के 15y, तो हमारे पास आ जाएंगे 5y बराबर 155 में से 105 गया, ये माइनस के हो जाएंगे 105 उधर जाके, और ये बन जाएगा 50। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/5। सो ये आ गया 10, और y क्या माना था हमने, 1 किलोमीटर का भाड़ा, इसका मतलब पर किलोमीटर उसका भाड़ा क्या है, 10 रुपए है। ओके, और ये तो आया पर किलोमीटर का भाड़ा, इसका आंसर। अब नियत भाड़ा कितना है, वो आप x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, तो यहां से क्या आएगा, ये जो y का मान आया उसे समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 × 10 बराबर 105, और यहां से बना x प्लस 100 बराबर 105। सो x बराबर क्या आ गया, 105 माइनस 100, हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब उसे नियत भाड़ा को कितने रुपए ले रहा है, 5 रुपए। सो ये तो इसका पहला पार्ट हो गया, नियत भाड़ा पूछा था और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, जो हमने दोनों में बना, नियत भाड़े को हमने x माना है और पर किलोमीटर के जो किराए को y माना है। ओके, सो अब ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो देखो 25 किलोमीटर करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा, वो होगा, उसे भी x तो पक्के से देने पड़ेंगे, जो फिक्स भाड़ा है उसका x प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 25y। अब यहां पर x का मान रख दो, कितना है 5, और प्लस 25 × y का मान कितना है भाई 10, ये यहां पर रख दिया, सी ये आ गया 5 प्लस 250, 255 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, गुड। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट है, कोई भिन्न है और उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यानी भिन्न के अंश और हर में आपने कितना जोड़ दिया, 2, तो भिन्न क्या बन जाएगी, 9/11। तो पहले तो हम क्या करें, भिन्न मान लेते हैं, भिन्न का अंश तो मान लिया हमने x और हर मान लिया y। ओके, भिन्न x/y हो जाएगी, यानी अंश को तो हम x मान लेते हैं और हर को क्या मान ले, y मान ले। सो माना भिन्न के अंश
वह हर क्रमशः x, y। ओके, सो अतः भिन्न क्या बन गई? जो आपकी भिन्न है वो बन गई x बटा y। अब ये कह रहा है कि उसके अंश और हर दोनों में आप 2 जोड़ दो तो वह 9 बटा 11 हो जाती है। तो जोड़ देते हैं प्रश्नानुसार। अंश में भी आपको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, और हर में भी कितना जोड़ना है? 2। तो समीकरण बन जाएगी x प्लस 2 बटा y प्लस 2। अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो ये भिन्न बन जाती है आपकी 9 बटा 11। ठीक है, ये समीकरण 1 बनेगा। इसको थोड़ा सा हम सरल रूप में लिख लेते हैं। पहले क्या करो? वज्र गुणा करो। सो यहां से इसको गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 11x प्लस 11 गुणी 22 और बराबर क्या बन जाएगा? 9y प्लस 18। ओके, ये आपका बन गया। इसको इधर भेज दो, यहां से थोड़ा ठीक रूप में लिखें तो 11x बराबर आ जाएगा 9y और 18, और ये 22 उधर जाके किसके हो गए? माइनस के। तो 18 माइनस से 22 बराबर माइनस के 4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी बार ये क्या कर रहा है? 2 समीकरण चाहिए, क्योंकि 2 चर वाला रहा, एक समीकरण है, एक से हल होगा। ये कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटा 6 हो जाती है। एवं दूसरी बात क्या कह रहा है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहा है इस बार, तो x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया। आपकी भिन्न क्या बन गई? 5 बटा 6। फिर से क्या करोगे? समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित करोगे, यानी वज्र गुणा कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब यहां से क्या आ जाएगा? इस 18 को उधर भेज दो। 6x बराबर 5y और प्लस के 15 माइनस के 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो यहां पर आ जाएगा -3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आप लोगों को खुद करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। समीकरण 1 से x का मान निकालो और उसे क्या आ जाएगा? यहां से x का मान x बराबर आ जाएगा 9y माइनस 4 बटा 11। ठीक है, उस मान को हम कहां रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यहां आगे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमने अच्छे से समीकरण को हल करना सीख लिया था और आज भी सारे सवालों में इनको दोबारा से हल किया है। अब देखिए नेक्स्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब सोचो कि अगर कोई आदमी की आयु आज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आज सपोज करो 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 5 यानी 15 वर्ष। अगर आज किसी व्यक्ति की आयु 12 वर्ष है तो बताओ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 5 यानी 5 जोड़ देना है। सो अगर किसी व्यक्ति की आयु आज 20 वर्ष है तो बताओ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 5 25 साल। सो अगर किसी व्यक्ति की आयु आज x वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 5 होगी। समझ में आ रही है ना? 5 जोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं? 5x, कि आज x है तो 5 साल बाद 5x हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना होता है? आज अगर 5 वर्ष है या x वर्ष है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। ओके, और अगर आज x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी थी? x माइनस 5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर ऐसा कर दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर 5x लिख दिया या ऐसे बोला इस सवाल में आज x है, मान लिया आज x है, 3 साल बाद कितनी होगी तो बोल देते हैं 3x। नहीं, वो गुणा थोड़ी होगा, वो होगा x प्लस 3, जुड़ जाएगी। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पहले हम मान लेते हैं, माना जैकब की आयु तो x है, जो जैकब है उसकी जैकब की आयु कितनी है? x वर्ष है, और पुत्र की आयु ये हमने मान ली y वर्ष। ओके, अब देखो सवाल में क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी 5 वर्ष बाद, सॉरी
सो 5 वर्ष बाद आप बताओ जैकब की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि वर्तमान में क्या है x है, तो 5 साल बाद 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। सो हमने लिख दिया x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये वर्तमान में y है तो ये हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ओके, 5x और 5y बदल लिख देना भाई, थोड़ा बख्श देना मैथ्स को। अच्छा, अब 5 वर्ष पूरा जैकब की आयु अच्छा पहले इसकी समीकरण बना लेते हैं। ये 5 वर्ष बाद है, इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु ये रही और प्रश्नानुसार पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी? 3 गुनी। तो आप लिख दो x प्लस 5 बराबर 3 गुना पुत्र की आयु y प्लस 5। समझ आया? जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो इसको अगर मैं ओपन करूं यहां से तो बन गया x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 किया 15। यहां से इस 5 को उधर भी भेज दो, ये आ गया x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5 कितना बन जाएगा? 10। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले की बात करो, 5 वर्ष पूर्व बताओ जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु बराबर होगी इस बार x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु ये हो जाएगी आपकी होगी थी, मतलब y माइनस 5 वर्ष। ओके, अब इसके लिए जो समीकरण बनाना है उसमें क्या बोला है? इसने बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहां प्रश्नानुसार हम क्या लिख देंगे? अगेन जो जैकब सर हैं आपके, इनकी आयु x माइनस 5 है और वो उनके पुत्र की आयु की क्या है? 7 गुनी है। तो 7 गुना पुत्र की आयु y माइनस 5। इसको पढ़ के देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यही है ना, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, और इस माइनस 5 को उधर भेजो, सो ये आ जाएगा x बराबर 7y, ये माइनस के 35 प्लस के 5, सो यहां से क्या बन जाएगा? x बराबर 7y माइनस 30। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आप क्या कर लो? हल कर लो। यहां से वापस 2 समीकरण बन गए। अब 2 समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने सिखा रखा है। क्या करेंगे भाई? यहां जो समीकरण 1 है उससे x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दो। वो निकला पड़ा है तो सीधा रख देंगे भाई। यहां क्या रखेंगे? x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। इस y को तो इधर ले आओ और इस 10 को इधर भेज दो। ऐसा करने से क्या आ जाएगा? 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, और ये 10 भी उधर चले गए तो कितना बन गया? कुछ गलती कर दी क्या? अजीब सी आ गई है तो हैं? 30, वो भी 10 ठीक लग रहा है, माइनस के 4y, सॉरी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहां पर प्लस का 3y है और माइनस का 7y, तो ये आ जाएगा माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और y बराबर क्या आ गया? 40 बटा 4 बराबर 10। ओके, सो ये तो आ गई y की वैल्यू। y किसकी आयु थी? पुत्र की। इसका मतलब पुत्र की आयु तो कितनी आ गई? 10 वर्ष, वर्तमान आयु मानी है। और जैकब की आयु निकालने के लिए y का मान कौन सी भी समीकरण में रख दो। एक चर का मान आने के बाद फिर तो हम कौन से भी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। सो क्या करेंगे? यहाँ y का मान है वो समीकरण 1 में रख दो। इस y के मान को उठाओ, लिखो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यहाँ क्या कर देंगे? x बराबर आ जाएगा 3 10 प्लस 10, तो x बराबर आ गया 30 प्लस 10।
और यहां से x का मान आ गया 40। ओके, तो यही आंसर है। इसको वर्ष में लिख देना कि जैकब की आयु है वो तो वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है। अब देखो देखिए ये बात सही है क्या, इसके हिसाब से सोच के देखें कि आज किसी की आयु 10 वर्ष है और उसके पिता की आयु 40 वर्ष है, तो 5 साल पहले सोच के देखो 5 साल बाद क्या बनेगा। 5 साल बाद पिता की आयु तो हो जाएगी 45 और जो पुत्र है उसकी आयु हो जाएगी 15, और 15 को हम 3 से गुणा करते हैं कितना आता है 45। इसका मतलब ये बात तो सही है कि 5 साल बाद है वो पिता की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की। और 5 साल पहले क्या सीन था, अगर आज किसी की आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी थी 35, और आज अगर किसी की आयु 10 वर्ष है, क्योंकि पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी आई है 10, पिता की 35 हो जाएगी 5 साल पहले, और पुत्र की 10 में से 5 कम कर दो 5, तो ये कितनी गुनी है 7 गुनी। तो ऐसा इसने बोला है कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी, 5 7 35। इसका मतलब सही है। ओके, सो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है वो हो चुकी है। इसको हमने पहले तो सरल करना सीख लिया, फिर इस पर बेस्ड है वो भाषा के सवाल थे वो भी कर लिए। अब आगे हमें बीजगणितीय विधि में कौन सी विधि करनी है, विलोपन विधि। ओके, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ये सवाल अच्छे से निकाल लेना।